हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज वाली सीरीज कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय फल जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं वो कैसे फ्रूट होते हैं। जिन फ्रूटों को हम ठंडी जलवायु में उगाते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट। और ये कहाँ पे, जैसे लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया पे कैसे फ्रूट होते हैं, टेम्परेट फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल यानी कि सेब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, केले का बीज रहित होने का कारण क्या है। बनाना कैसा हो जाता, सीडलेस हो जाता, तो उसका कारण क्या है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी होता है। तो हमारा यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, वेजिटेटिव अपरागण फलन, ये दिया गया है हिंदी में। इसका मतलब होता है सीडलेस फ्रूट ऑफ बनाना और ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ये वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी की वजह से। अगला दिया गया है, 1 हेक्टेयर में पपीते का बाग लगाने के लिए लिए बीज की आवश्यक मात्रा होती है कितना, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में अगर 1 एकड़ में आपको क्या करना है, पपीते का बाग लगाना है, तो आप कितनी सीड रेट रखेंगे। तो कितनी रखते हैं हम, 100 से 200 ग्राम रखते हैं 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 1 एकड़ बराबर होता है 2.42 हेक्टेयर। 2.42 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 एकड़। तो जब हम 1 हेक्टेयर सीड रेट यूज करते हैं पपाया की, तो कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम होती है। तो 1 एकड़ के लिए हम कितना करेंगे, 100 से 200 ग्राम कर देंगे। अगला पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइज प्रजाति यानी कि एक वेराइटी दी गई है, फर्स्ट प्राइज वेराइटी, ये किसकी वेराइटी है। तो फर्स्ट प्राइज वेराइटी किसकी हो जाएगी, डहेलिया की हो जाएगी, यानी कि सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया गया, एस्कॉर्बिक एसिड की प्रचुर मात्रा वाला फल कौन सा है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एक विटामिन, विटामिन क्या, विटामिन किसका, सॉरी, विटामिन जो सी होता है, विटामिन बी सी का हमारा केमिकल नेम होता है कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किन फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, आंवला में। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बारबेडास चेरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोटास की अधिकतम मात्रा दिया गया है, पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है, यानी कि पोटेशियम उर्वरक ऐसा कौन सा है जिसमें पोटास सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास में। म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना, 50 से 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें ऐसा जोड़ा चुनना है जो कि गलत दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है भैंस, भैंस जमुनापारी, तो जमुनापारी तो बकरी की नस्ल होती है, ये डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गाट होती है। इसके बाद में यही हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया गाय, गाय गंगातीरी सही हो जाएगा, बकरी बर्बरी सही हो जाएगा, और भेड़ बीकानेरी, ये तीनों सही दिए गए हैं। फर्स्ट ही वाला हमारा गलत दिया गया है। जमुनापारी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल, जिसका जन्म स्थान कहाँ है, इटावा, इटावा आगरा का क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय परिवेश में आदर्श समुदाय क्या पूछा गया है, इन इन इंडिया द आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिटी। तो कैसी कम्युनिटी होती है, टेरिटोरियल होती है। कैसी होती है कम्युनिटी, टेरिटोरियल होती है। फिर दिया गया है प्रक्षेत्रीय व्यवसायिक आय, यानी कि क्या पूछा गया, फार्म द फार्म बिजनेस इनकम, जो फार्म की बिजनेस इनकम होती है वो कैसे होती है, टोटल इनकम कैसे होती है बिजनेस फार्म की, वो कैसे होती है। एक तो हमारा क्या होना चाहिए, द फार्म नेट इनकम, क्या होना चाहिए, जो हमारी प्रक्षेत्र की शुद्ध आय है वो कैसी होती है। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, एक तो हमारे जो परिवार के लोग श्रम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं अपने खेतों में, हम उनको क्या करते हैं, उनमें ऐड, उनको देते नहीं मजदूरी, तो हम उसको ऐड नहीं करते हैं। और दूसरा हो जाएगा स्वयं की पूंजी का ब्याज। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड करके बोलते हैं हम अपनी क्या हो जाएगी, फार्म की टोटल बिजनेस इनकम हो जाएगी ये। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा क्या, प्रक्षेत्र की शुद्ध आय यानी कि फार्म की नेट इनकम, और दी गई पारिवारिक श्रम की ना दी गई मजदूरी हो जाएगी, और स्वयं की पूंजी, इन सबको ऐड करके क्या बोलते हैं, फार्म बिजनेस इनकम। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होना चाहिए। जो एक्सटेंशन वर्क होता है, द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द इंटरेस्ट। अब एक्सटेंशन वर्क हम करेंगे तो किन का इंटरेस्ट होना चाहिए, भाई जनता का इंटरेस्ट होगा, तभी तो हम एक्सटेंस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, तभी तो हम टेंस यूज कर सकते हैं, तभी तो प्रसारण कर सकते हैं। जब आम जनता का सुझाव अच्छा होगा, वो समझ लेंगे इन चीज़ों को, तो क्या होता है, किस पर आधारित होती है, जनता पर। अगला दिया गया, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंपटीशनों में पूछा भी गया है।
यहाँ पर दिया गया है विच इज मोस्ट इफेक्टिव लाइट इन फोटोसिंथेसिस, ऐसी कौन सी लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस के समय ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो वो कौन सी होती है, रेड, रेड कलर की होती है, ना कि येलो कलर की। रेड कलर का होता है, नहीं सन की रोशनी से आप येलो समझ लो, येलो नहीं होता। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट होती है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के परिवर्तन से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनने में कुल प्राप्त होता है। तो कितने प्राप्त होते हैं, 8 एटीपी प्राप्त होते हैं, 8 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला दिया गया श्वसन के दौरान, जब रेस्पिरेशन होता है प्लांटों में, श्वसन के दौरान क्रॉप चक्र में एटीपी का निर्माण होता है। तो श्वसन के द्वारा कितना होता है, 30 एटीपी का निर्माण होता है श्वसन के दौरान एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगला दिया जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स किस में पाई जाती है, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। जीन्स इज फाउंड इन मोस्टली इन क्रोमोसोम। अगला दिया गया पानी का स्थानांतरण निम्न में किस ऊतक तंत्र के द्वारा होता है। तो पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम पाए जाते हैं सूट में पाए जाते हैं, यानी कि स्टेम में जाइलम पाए जाते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं रूट में। तो पानी का जो ट्रांसफर करते हैं वो कौन से करते हैं, जाइलम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे अपनी कार्बन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं प्लांट एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश की झुकाव को कहते हैं। जब प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और ये क्रिया किस में होती है, सूरजमुखी में होती है। सनफ्लावर में इस प्रकार की क्रिया होती है, फोटोट्रॉपिज्म। अगला क्वेश्चन दिया गया, पिंक वॉलवर्म जिसे बोलते हैं पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला, और ग्रेविल बीटल होती है ये, और रेड बग होती है डिस्टरका सिंगुलेटस, और डस्टी बग कीट होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट कीट किसके हैं, ये है कॉटन के। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक रेशम कीट का क्या है, वनस्पति रेशम कीट का क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक नाम, यानी कि जूलॉजिकल नाम पूछा गया है रेशम कीट का। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉम्बैक्स मूरी होता है सिल्क वॉर्म का जूलॉजिकल नाम। अगला पूछा गया है, नींबू वंश के बागों में सह फसल है। सफल सह फसल का मतलब इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग हम जो नींबू वर्गी फल लगाते हैं तो उनमें क्या हम पपाया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फूलों के पौधे से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम टॉपिंग कहते हैं। जब पौधे की ग्रोथ लंबाई में बढ़ती चली जाती है तो हम क्या करते हैं, उनकी ऊपर की 2 से 3 यानी कि 3 से 4 कलिकाओं के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जिसे टॉप बोलते हैं, एपिकल बड को हम तोड़ देते हैं। एपिकल बड को तोड़ देते हैं क्योंकि जो हमारी साइडियल ग्रोथ होती है, साइड की ग्रोथ होती है, उसकी बढ़ाव के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिंग की क्रिया करते हैं। ये मोस्टली टोबैको में भी की जाती है, कॉटन में भी की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, लवण सहनशील फसल है, यानी कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती है, चुकंदर होती है। और इसमें किस न्यूट्रेंट की आवश्यकता पड़ती है, सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, एलोवेन मोजैक डिजीज, यानी कि क्या पूछा गया कि एलोवेन मोजैक जो बीमारी होती है वो किस में लगती है, वो किस में लगती है, भिंडी में लगती है। और किसके द्वारा लगती है, वायरस के द्वारा लगती है। और इसको स्प्रेड कौन करता है, वाइट फ्लाई करती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, गृह स्तर पर सबसे सस्ती संरक्षण की विधि कौन है। अगर हमें अपने घर में प्रिजर्वेशन करना है तो हम क्या करेंगे, धूप से सुखा लेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल को। तो ये हमारी सबसे सस्ती विधि हो जाएगी, इसमें कुछ लगता ही नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, नर व मादा दोनों प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इनको उवालिंगासरी कहते हैं इंग्लिश में, इनको मोनोसियस बोलते हैं। मोनोसियस वो प्लांट होते हैं जिनमें एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल पाए जाते हैं, दोनों पुष्पक्रम पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग फूलों पे पाए जाते हैं। इनके जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग फ्लावर पे पाए जाते हैं, बट एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। उनको हम बोलते हैं मोनोसियस, और हिंदी में बोलते हैं उवालिंगासरी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, एवोकाडो को बटर फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, फैट होती है, वसा ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बटर फ्रूट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जोड़ा है वो, सॉरी कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है, सही सुमेलित युग्म को हमें चुनना है।
तो लाल मृदा कंकरीली होती है, तो ये हमारा गलत होगा। जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 8.5 से एबव होता है, 8.5 से ज़्यादा होता है। उन मृदाओं का हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा, यानी कि क्या बोलते हैं उनको हम, अल्कलाई सॉइल, अल्कलाइन सॉइल बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि 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 पौधे इससे ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या है, नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। पौधे को इसके डेवलपमेंट के समय ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए यह कैसा होता है, इसमें दिया गया है, यह पौधे द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं और इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, पीट मृदा, पीट सॉइल किनको कहते हैं, पीट सॉइल किसको कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। जो ब्लैक हैवी सॉइल होती हैं और ये कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं, इनको हम बोलते हैं पीट सॉइल बोलते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विज्ञान की उस शाखा जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, पेडोलॉजी हो जाएगी। जो हमारी सॉइल साइंस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल की स्टडी करते हैं। इनकी कितनी ब्रांचें होती हैं, इनकी 2 ब्रांचें होती हैं। एक तो होती है पेडोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा दिया गया है, जिसमें पेडोलॉजी में हम क्या करते हैं, मृदा के वर्गीकरण और मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का वर्णन करते हैं पेडोलॉजी में। और एक हमारी शाखा होती है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई क्रॉप को कल्टीवेशन करना होता है तो उससे रिलेटेड हम जब स्टडी करते हैं तो वो किस में करते हैं, इडेफोलॉजी में करते हैं। और ये दिया गया इकोलॉजी, इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या होती है, तो पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई है, 17 हो गई है। इसमें निकल को भी ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर 16 दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, ऊसर भूमि सुधार के लिए कौन से रसायन का यूज करते हैं। जो हमारी बैरन लैंड होती है, खराब भूमि होती है, उनको सुधारने के लिए हम किसका, कैल्शियम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चालकता तथा सोडियम की मात्रा के आधार पर लवण प्रभावित मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है लवण प्रभावित मृदा। अगला दिया गया है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे हमारी फंगस पाए जाती है मृदा में। और तीसरे नंबर पे क्या पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे एल्गी पाए जाते हैं, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया हो जाएगा, सेकंड पे हमारा क्या हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, फिर इसके बाद में एल्गी, फिर होता प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शर्करा की मात्रा अधिकतम होती है यदि रिफ्रैक्टोमीटर की जो रीडिंग 17 से 18 होती है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, जब हमारी जो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं हम किसको, TSS को, टोटल सॉलिड शुगर को किससे नापते हैं हम, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। जब 17 से 18 रीडिंग होती है तब शुगर सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे शुगर कैन हो गया, इन सब में हम TSS की मात्रा को मापते हैं रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। मक्के का जन्म स्थान पूछा गया, तो मक्के का जन्म स्थान अमेरिका हो जाता है, यूएसए में इसका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है मेज का। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, पौधे के आदर्श स्वरूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, CM डोनाल्ड ने किया था, इडियोटाइप दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इडियोटाइप इन प्लांट। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अरहर में दाने तथा डंठल का अनुपात होता है, तो अरहर में दाना कितना होता है, 1% ही होता है, और डंठल होता है वो कितना होता है, 10 भाग होता है, यानी कि 1 भाग दाना होता है और 10 भाग हमारा डंठल होता है। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही। आगे क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिक्स प्रतिशत गन्ने के रस को प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, TSS करता है, टोटल सॉलिड शुगर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रस में कुल ठोस पदार्थ, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया गया समांतर, समांतर सह फसली खेती का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, तो यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा सह फसली खेती का, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग में हो जाएगा हमारा गन्ना और आलू, यानी कि डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं। हम और भी अपनी अच्छी सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब इन डिटेल करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, खेती हर कृषकों एवं कार्यरत प्रसार कार्यकर्ताओं का आवश्यकता अनुसार एक कौशल उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कब कहाँ दिया जाता है, ये कृषि विज्ञान केंद्र पर दिया जाता है। जो हमारे KVK होते हैं उन पे क्या करते हैं हम, कि जो KVK होते हैं उन पे हम किसानों को क्या करते हैं, एक प्रशिक्षण देते हैं, किस प्रकार से क्रॉप को ग्रो करना है, कितना न्यूट्रेंट देना है, ये सब जो कृषि विज्ञान केंद्र पर जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में बताते हैं फॉर्मर्स को। अगला दिया गया, नया पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन हुआ था,
कब कब से सभी राज्यों में लागू हुआ था? तो ये कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था ये अधिनियम। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन योजना जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया था? यानी कि कौन कौन सी योजना थी जिनको जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया था? वो सबसे पहले तो हमारी थी NREP। NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉय प्रोग्राम, एक ये थी, और एक हमारी थी RLEGP। दो योजनाएं जो थी इसको जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया था, यानी कि ये आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अल्बर्ट मेयर का नाम से है, जो अल्बर्ट मेयर थे वो उन्होंने क्या किया था, इटावा में एक पायलट प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ किया था अल्बर्ट मेयर ने। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक वरण द्वारा, क्या दिया गया है, प्राकृतिक वरण द्वारा पादप विकास पादप समुदाय में होता है, और प्राकृतिक वरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी कब रह जाती है? म्यूसिस में। जब क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उस समय क्या होता है, अर्धसूत्री कोष का विभाजन होता है। तो उस समय क्या होता है, जैसे किसी प्लांट में गुणसूत्रों की संख्या 42 है, तो कोई प्लांट है और उसमें गुणसूत्र 42 है, तो एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी, उस समय जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाती है, यानी कि 21 हो जाएगी। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो जो स्वनिश्चितता क्या होती है इसमें, अपने ही जैसे कोई प्लांट का फ्लावर है, वो अपने ही प्लांट के फ्लावर को क्या कर पाता, फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो उसे हम बोलते हैं स्वनिश्चितता। तो पूछा गया है कि स्वनिश्चितता सहायक होती है, ये किस में सहायक होती है? ये सहायक होती है शुद्ध वंश प्रजाति के विकास में। क्या करते हैं, जब प्योर लाइन वेराइटी डेवलप करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्वनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जंगली दाता स्रोत से स्थानांतरित प्रजाति में रोगदता यानी कि डिजीज रेसिस्टेंट स्थानांतरित करने के लिए समुचित प्रजनन विधि है। तो बैकक्रॉस का यूज करते हैं हम। बैकक्रॉस प्रतीप संकरण विधि, यानी बैकक्रॉस का हम यूज कब करते हैं? जब हमें किसी प्लांट के अंदर क्या करना हो, किसी डिजीज रेसिस्टेंट करना हो। बैकक्रॉस का यूज कब करते हैं हम? बैकक्रॉस यूज के द्वारा वेराइटियों को डेवलप करते हैं। कब करते हैं? जब किसी वेराइटी में हमें क्या, किसी डिजीज के थ्रू क्या करना है, रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करना है, तो तब हम बैक क्रॉस का यूज करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, आधारी बीज पैदा होता है, यानी कि जो फाउंडेशन सीड होता है वो प्रोफाउंडेड फॉर्म। तो इसका एक फॉर्मूला होता है BFCR। क्या होता है BFCR? ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर्ड सीड। जो किसानों को दिए जाते हैं वो सीड कौन से होते हैं? सर्टिफाइड सीड होते हैं। अब देखो BFCR ये होता है इसका मेथड। देखो जो ब्रीडर सीड होता है इसका जो प्रोजेनी होती है वो किसकी होती है? न्यूक्लियस सीड की होती है। और जो फाउंडेशन सीड होता है इसमें किसकी प्रोजेनी होती है? ब्रीडर सीड की प्रोजेनी होती है। जो सर्टिफाइड सीड होता है इसमें किसकी प्रोजेनी होती है? फाउंडेशन सीड की होती है। जो रजिस्टर्ड सीड होता है इसमें किसकी प्रोजेनी होती है? ये होती है हमारी सर्टिफाइड सीड की। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्परिवर्तन प्रजनन विधि से विकसित भारत में धान फसल की प्रथम धान फसल की प्रजाति थी, यानी कि म्यूटेशन के द्वारा कौन सी सीरियल क्रॉप की वैरायटी डेवलप की गई थी? तो वो कौन सी थी? जगन्नाथ वैरायटी थी। किसकी थी? राइस की थी, जो किससे की गई थी? म्यूटेशन के थ्रू डेवलप की गई थी। म्यूटेशन क्या होता है? जीन में अचानक परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। अगला दिया गया, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु होता है, यानी कि जो क्या दिया गया है, जो पादप प्रजनन होती है उनकी सभी क्रियाओं का आरंभिक बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी वैरायटी का। हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले, इसके बाद में तो हम उसको फील्ड में यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और ये जो दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई कंपटीशनों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन है, धान रोपाई से पूर्व लेप लगाने की क्रिया को, यानी कि पडलिंग पूछा गया। जो राइस में हम पडलिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? तो पडलिंग हम क्यों करते हैं? जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब धान की फसल में हम पानी भर देते हैं, इससे पहले हम पानी भरने के बाद हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर से पडलिंग करते हैं, पटेला लगा देते हैं। वो क्यों करते हैं हम? जिससे कि हमारा वाटर जमीन में लीच ना हो। जब वाटर लीचिंग होती है, पर्कुलेशन होता है वाटर का, तो क्या होता है, जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं वो पर्कुलेट हो जाते हैं, ज़मीन में नीचे चले जाते हैं। तो क्यों? सबसे पहले तो इसका हमारा हो जाएगा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, और अगर ये नहीं दिया जाता तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि में जल रिसाव को कम करने के लिए।
तो हमारा ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, या ये नहीं दिया जाता। तो पटलिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, भूमि में जल रिसाव को कम करना। अगला दिया गया जलीय क्षरण की प्रथम आवश्यकता होती है। तो जलीय क्षरण क्या पूछा गया, द फर्स्ट, क्या पूछा गया, नेम द फर्स्ट प्लेस ऑफ वाटर इरोजन। तो इसमें क्या होता है, देखो वाटर इरोजन सबसे पहले कब होता है, जब होता है जैसे वर्षा की बूंदें जमीन पे गिरी, क्या कहा गया, वर्षा द्वारा मिट्टी के कणों का इधर उधर छिड़काव करना। तो देखो जब क्या होता है, रेनफॉल होती, वर्षा होती, जैसी बादल से बूंद जमीन पर गिरती है तो हम देखते हैं कि मिट्टी के जो छोटे कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगला दिया गया है हमारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम रिलेटेड है। तो ये किससे, दूध की आपूर्ति से है। ऑपरेशन उसके ऑपरेशन फ्लड किसने दिया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दिया था। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है क्वेश्चन, नेट पैरासिटॉइड होते हैं यानी कि प्लांट पैथोजन होते हैं नेमाटोड। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन का क्या दिया गया, उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है, उत्पादन का जो आदर्श स्तर है वो मिलता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेज हो जाएगी। सेकंड स्टेज प्रोडक्शन में क्या मिलता है, सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, निम्न प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर में सुझाव देंगे। यानी कि अगर हमें क्या करना है, नया फॉर्म हमने खोला है तो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट बजटिंग करेंगे, संपूर्ण बजटिंग करेंगे। अगला दिया गया, गंगा यमुना सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मृदाओं को हम क्या, मृदाएं को जो कि गहरी गहरी होती हैं कहते हैं जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। जो गंगा यमुना सिंधु के बहाव से जो मृदाएं लाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया गया ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग करते हैं जो, क्या दिया गया, ग्राफ्टिंग में पौधे का निचला जड़ सहित भाग को क्या कहते हैं। तो जो हमारा रूट स्टॉक होता है उसको हम स्टॉक स्टॉक बोलते हैं, और जो हमारा स्टेम वाला पोर्शन होता है उसको हम साइन बोलते हैं। यानी कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना तो रूट स्टॉक का यूज़ करते हैं तो उसको हम रूट स्टॉक यानी कि स्टॉक बोलते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं साइन, सिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।